नमस्कार, मैं डॉक्टर नूरजहां, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम एमएस कॉलेज बीकानेर। मैं आपको आज नया टॉपिक बताऊंगी, थर्ड वर्ल्ड एंड इंटरनेशनल लॉ। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद जो टॉपिक हमारा है वो है राज्यों की मान्यता, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ये इस टॉपिक के अंतर्गत हम इस चीज़ को बताने का प्रयास करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता या रिकॉग्नाइजेशन क्या है और अंतर्राष्ट्रीय कानून में इसे किस तरह से हाईलाइट किया है, इस बारे में हम बात करेंगे। मैं राज्यों की मान्यता के संबंध में इस बात को मैं दो पार्ट में आपके सामने बताने का प्रयास करूँगी। एक तो हो गया राज्य और दूसरा हो गया मान्यता यानी स्टेट एंड रिकॉग्नाइजेशन। इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं राज्य शब्द पर सबसे पहले आऊं कि हम राज्य किसे कहें। हर एक चीज़ की एक आइडेंटिटी होती है, एक आइडेंटिफिकेशन होता है। इसी तरह स्टेट का भी एक आइडेंटिफिकेशन होता है और इस आइडेंटिफिकेशन के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि राज्य क्या है। राज्य के लिए वो कहते हैं कि 4 एलिमेंट्स का होना राज्य में ज़रूरी है। अगर ये 4 एलिमेंट हैं तो हम उसे स्टेट कहेंगे, अन्यथा हम उसे स्टेट नहीं कहेंगे। और वो 4 एलिमेंट क्या है? पहला एलिमेंट इसमें है जनसंख्या, पॉपुलेशन। इसका दूसरी जो बात है वो निश्चित भूभाग यानी इसकी अपनी लैंड। इसकी तीसरी बात आती है गवर्नमेंट या सरकार। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सॉवरेनिटी या संप्रभुत्व। अब जनसंख्या से तात्पर्य पॉपुलेशन हम कहेंगे कि एक राज्य की 4 दीवारी में रहने वाली उसकी नागरिक हो, उसकी जनता हो और उस जनता पर उसका नियंत्रण हो। निश्चित भूभाग अर्थात उसकी अपनी एक निश्चित बाउंड्री हो कि इस सीमा तक उसका देश है और इस सीमा के बाहर, इस सीमा के बाद उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। तो एक निश्चित स्थान पर अधिकार क्षेत्र होना, निश्चित भूभाग पर अधिकार क्षेत्र होना निश्चित भूभाग कहलाता है। फिर वहाँ उस जनसंख्या और निश्चित भूभाग को, जनसंख्या को संचालित करने, नियंत्रित करने के लिए और निश्चित भूभाग की सुरक्षा के लिए और वहाँ आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसके पास एक गवर्नमेंट हो, एक सरकार हो। और ये जो सरकार है, ये जो 3 एलिमेंट है, इन 3 एलिमेंट के बाद जो राजनीतिक सत्ता होगी वो संप्रभु होगी। यानी वो राज्य किसी और की बात को नहीं मानेगा, वो अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होगा और वो किसी और के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। यानी वो आंतरिक और बाहरी रूप से पूर्ण स्वतंत्र होगा। उसे हम सॉवरेनिटी या संप्रभुता कहते हैं। तो एक राज्य होने के लिए ये 4 एलिमेंट, पॉपुलेशन, लैंड, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी इज इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्टेट। इन चारों के अभाव में हम राज्य को राज्य की श्रेणी में नहीं रख सकते। अर्थात ये बिंदु बिल्कुल 100% साफ है कि एक राज्य होने के लिए ये 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। अब जब राज्य है तो एक राज्य दूसरे राज्य से जुड़ता है तो उसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो जाता है। जाहिर सी बात है कि वो जब एक राज्य दूसरे राज्य से जुड़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय विषय की बात हो जाती है और उन दोनों के बीच संबंधों को नियमन करने के लिए हमें लॉ की जरूरत है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं। हमें अपनी रिकॉग्नाइजेशन या मान्यता पर आ जाऊं तो अंतर्राष्ट्रीय जहाँ एक राज्य अपने ही देश की व्यवस्थाओं को संचालित कर रहा है तो ये 4 एलिमेंट उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अभाव में वो अपनी व्यवस्थाओं का संचालन नहीं कर सकता। और यही देश जब दूसरे अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ता है तो एक 5वां इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, एलिमेंट है, वो रिकॉग्नाइजेशन या मान्यता इसके साथ जुड़ जाता है। अब ये मान्यता क्या है?
जैसा कि मैंने जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता के बारे में आपको बताया, मान्यता से यहाँ तात्पर्य है स्वीकृति या परमिशन। अर्थात एक देश जब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उदित हुआ, उदित होने के बाद दूसरा देश उसके अस्तित्व को स्वीकार करता है। जो एक देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्तित्व को लेकर जो स्वीकृति मिलती है, उस स्वीकृति को रिकॉग्नाइजेशन या मान्यता के नाम से जाना जाता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक राज्य होने के लिए उसे 5 तत्वों की जरूरत पड़ती है: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता और मान्यता। जब ये 5 तत्वों के साथ कोई राज्य अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने अस्तित्व की बात करता है, तो हम उसे राज्यों की मान्यता कहते हैं। अब इस संबंध में अगर हम पुस्तकों का सहारा लेते हैं, तो उन पुस्तकों के सहारे के अंतर्गत मैं आपको बताऊं, प्रोफेसर ओपनहिम है, प्रोफेसर फैनविक है, प्रोफेसर जेसफ हैं। ऐसे विद्वान हैं जो ये बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता या रिकॉग्नाइजेशन क्या है। उनका, इन सभी विद्वानों का ये मानना है कि मान्यता वो स्वीकृति है जो राज्य के अस्तित्व को मान्यता प्रदान करती है या राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करती है। इन तीनों ही विद्वानों की परिभाषाएं आप पुस्तक के माध्यम से और पाठ्य सामग्री के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं बात करूं कि मान्यता का अर्थ हमने देखा, यानी एक राज्यों के अस्तित्व को स्वीकार करने वाली सहमति को हम मान्यता कहेंगे। अब जो मान्यता है उसके विद्वान भी हमने देखे कि इसके कई विद्वान हैं जो मान्यता को अनिवार्य मानते हैं। अब ये है कि मान्यता, अगर एक देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उदित हो जाए और दूसरे देश उसे स्वीकार न करें, उसके अस्तित्व को स्वीकृति न दे, तो क्या हो सकता है? क्या उसको दूसरे देशों से स्वीकृति मिलना ज़रूरी है? तो यहाँ हमारे पास जो अगला पड़ाव आ जाता है वो है कि क्या रिकॉग्नाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। ऐसा अगर मान्यता न हो तो क्या हो, है ना। तो इन बातों को लेकर 6 बिंदु मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो बिंदु बता रही हूँ आप उसे क्लियर कर पाएंगे, और इसमें से कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप अपने डाउट्स को रख सकते हैं। मैं अपनी पहली बात पर आ जाती हूँ, राजनयिक संबंध स्थापित करना। यानी एक देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब उदित होता है और दूसरे देश उसकी अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, स्वीकार किया, इट मीन्स उन्होंने उसको मान्यता प्रदान कर दी। और जैसे ही मान्यता प्रदान करते हैं तो वो क्या करते हैं, उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करते हैं। और इन राजनयिक संबंधों के अंतर्गत वो राजदूतों का आदान प्रदान करना, अपने देश के सिद्धांतों को, अपने देश की नीतियों को, अपने देश की विदेश नीतियों को, इन सारी बातों का वो खुलासा किया जाता है। अर्थात राजनयिक संबंध स्थापित होते हैं मान्यता के साथ, इसलिए मान्यता की या रिकॉग्नाइजेशन की इम्पोर्टेंस है या महत्व है। अब मैं अपने प्रथम बिंदु के बाद मैं दूसरे बिंदु पर आती हूँ कि संधियाँ स्वतः जीवित हो जाती हैं। अब संधियाँ स्वतः जीवित कैसे हो जाती हैं, इसके अंतर्गत वो बताते हैं कि सीमाओं के भीतर दो राज्यों के बीच अगर कुछ संधि समझौते हुए हैं, उस संधि समझौते के बाद संपन्न हुए, और संपन्न होने के बाद अगर मान्यता राष्ट्रों को एक राज्य दूसरे राज्य को मान्यता प्रदान कर देता है, तो ऐसी स्थिति में उनके बीच जो भी संधि समझौते पहले हो चुके हैं और इस दौरान कोई परिस्थिति ऐसी बदली कि जिन राष्ट्रों के मध्य संधियां थी उनमें राजनीतिक उथल पुथल हुई। उस राजनीतिक उथल पुथल के बाद में
एक नए राज्य के रूप में उसने अपना आविर्भाव किया, एक नए राज्य के रूप में उदित हुआ। जैसे ही ए नए राज्य के रूप में उदित हुआ तो बी राज्य ने उसे मान्यता यानी उसके अस्तित्व को स्वीकृति प्रदान कर दी। जैसे ही उसने उसको स्वीकृति प्रदान की है, इस दौरान पहले से उनके मध्य जो भी संधियां हुई थी उन संधियों को दोबारा से रिवाइव करने की जरूरत नहीं है। अगर उनमें आपसी सहमति है तो वो स्वतः जीवित हो जाती है। अतः संधियों को स्वतः ही जीवित करने के संधियां स्वतः जीवित हो जाती हैं, इसलिए मान्यता की इम्पोर्टेंस है। मैं इसके अंतर्गत अपने तीसरे बिंदु पर आती हूँ। तीसरा बिंदु है, देखिए, कि राज्य के न्यायालयों में दावा करने का अधिकार मिल जाता है। अगर एक देश दूसरे देश को मान्यता देता है तो मान्यता प्रदान करने वाला जो राज्य है वो जिस देश को मान्यता दे रहा है उस देश के न्यायालयों में किसी भी अपराध के संबंध में, किसी अपराध के संबंध में, किसी हानि के संबंध में वो अपना दावा प्रस्तुत करने का अधिकार रखता है। अर्थात ए देश को, ए स्टेट को अगर बी स्टेट मान्यता देता है तो ए स्टेट के न्यायालयों में बी राज्य को दावा करने का, अपनी किसी हानि का, अपनी किसी विवाद का हल करने के लिए दावा करने का अधिकार उसे मिल जाता है। अतः मान्यता इसलिए इम्पोर्टेंस रखती है क्योंकि ये राज्य के न्यायालयों में दावा करने का अधिकार देती है। मैं अपनी चौथी बात पर आऊं, वो है संपत्ति में कब्जा मांगने का अधिकार। संपत्ति में कब्जा मांगने के अधिकार से तात्पर्य है कि अगर ए राज्य ने बी राज्य को मान्यता दी तो ए राज्य ने बी राज्य को मान्यता दी तो बी राज्य में अगर उसकी कोई संपत्ति है, उसका कोई आर्थिक नुकसान है, वो या उसका कोई फैक्ट्री वगैरह ये वो है, तो ऐसे में वहाँ कब्जा मांगने का अधिकार, उस संपत्ति की भरपाई का अधिकार राज्य को प्राप्त हो जाता है। अतः मान्यता की इम्पोर्टेंस इसलिए है कि संपत्ति में कब्जा मांगने का अधिकार भी राज्यों को प्रदान कर देता है। इसी के अंतर्गत मैं अपनी अगली सेकंड लास्ट बात पर आती हूँ। वो ये है कि राज्य के न्यायाधिकारियों के अधिकार क्षेत्र से मुक्ति। इससे तात्पर्य है कि अगर ए राज्य बी राज्य को मान्यता देता है तो ऐसे में बी राज्य के न्यायाधिकारियों के जितने भी अधिकार क्षेत्र हैं उस अधिकार क्षेत्र से ए राज्य फ्री रहेगा। अर्थात मान्यता की इम्पोर्टेंस इसलिए है कि राज्य के न्यायाधिकारियों के कार्य क्षेत्र से मुक्त रखा जाता है। वो इस क्षेत्र के अंदर वो दावा कर सकता है निश्चित रूप से, लेकिन न्यायाधिकारी को ये अधिकार नहीं होगा कि वो दूसरे देश की किसी भी वाद योग्य कोई बात है, कानूनी बात है, न्याय संबंधी बात है, उसमें वो उसकी पकड़ कर सके, उसको अधिकार क्षेत्र में ले सके, अतः उसे उससे मुक्ति मिल जाती है। मैं अंतिम छठी बात पर आती हूँ। वो ये है कि मान्यता बीती हुई घटना पर प्रभावी होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मान्यता प्रदान कर देने से जो मान्यता प्रदत्त सरकार है
वो उसका ये अधिकार हो जाता है कि वो जो भी बीती हुई घटनाएं हैं उन घटनाओं पर अपनी बात को उन घटनाओं को सामने लाने के लिए, बीती हुई घटनाओं को उभारने के लिए वो प्रभावकारी कदम उठा सकती हैं। अगर मान्यता न होगी तो वो इस तरह की बीती हुई घटनाओं पर प्रभावकारी कदम नहीं उठा सकते। अतः प्रभावकारी कदम उठाने के लिए मान्यता ज़रूरी है। अर्थात मैं अपनी बात को एक बार कंक्लूड कर देती हूँ कि मान्यता के अर्थ को मैंने स्पष्ट किया। अर्थ में मैंने बताया कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान के लिए 5वां तत्व मान्यता ज़रूरी है, जो राज्य को राज्य के अस्तित्व के रूप में स्वीकृति प्रदान करता है। अर्थात राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करना मान्यता है। और मान्यता को स्पष्ट करने के लिए ओपनहीम है, फैनविक है आदि और विद्वान हैं जिन्होंने मान्यता के संबंध में अपनी परिभाषाओं को प्रस्तुत किया है। फिर अगली मेरा तीसरा स्टेप इसमें आ जाता है, वो है मान्यता की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या महत्व रखती है। तो इन इम्पोर्टेंस को हमने 6 भागों में बांट कर आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया। पहला भाग है राजनयिक संबंध स्थापित हो जाते हैं, पुरानी संधियां स्वतः जीवित हो जाती हैं, राज्यों में के न्यायालयों में दावा करने का अधिकार मिल जाता है, संपत्ति में कब्जा मांगने का अधिकार हो जाता है, न्यायाधिकारियों के अधिकार क्षेत्र से मुक्ति मिल जाती है और बीती हुई घटनाओं पर बीती हुई घटनाओं पर प्रभाव डालने के लिए भी हम मान्यता के महत्व को देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। ये अर्थ, परिभाषा और महत्व के बाद हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे कि मान्यता के सिद्धांत क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। इसके मुख्यतः 2 सिद्धांत हैं जिसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज की क्लास के लिए इतना ही। मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देती हूँ। अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है, कोई ऐसी चीज़ जो इसमें समझ में ना आई हो, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।